नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। रात 9 बजे में सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की खबरों की करेंगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ कार्य समिति की रायपुर में आज पहली बैठक संपन्न हुई है। पूर्व संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय बैठक में मौजूद रहे। कलाकारों की दुर्दशा के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया। साथ ही प्रदेश भर में आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव पारित हुआ। पूर्व संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के बाद से छत्तीसगढ़ के कलाकार आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं। पिछले 1.5 साल से कोरोना की वजह से कलाकारों को काम नहीं मिल पा रहा है, न ही सरकार उनकी कोई सुध ले रही है। वहीं बीजेपी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक राजेश अवस्थी ने बताया कि एक तो कोरोना की वजह से कलाकार खाली बैठे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर कलाकारों को उनके पुराने कार्यक्रमों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। पिछले 2.5 सालों में उन कलाकारों की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत खराब हो गई है। हमने आह्वान किया है कि वो गीत के माध्यम से, वो नाटक के माध्यम से, वो प्रहसन के माध्यम से हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति को जो बर्बाद करने का काम हो रहा है उसको गांव-गांव तक पहुंचाएं और कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक वातावरण तैयार करें। आने वाले समय में सांस्कृतिक प्रकोष्ठ अनेकों आंदोलन करके अलग अलग छत्तीसगढ़ के कलाकार संगठन को इकट्ठा करके और सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जितने भी हमारे संगठन जितने भी जिलों में हैं सब हम इकट्ठा करके बहुत भव्य आंदोलन करने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों से त्रिपुरा के कांग्रेस नेता बीजेपी और टीएमसी में शामिल हो रहे हैं और इस समस्या को सुलझाने के लिए एआईसीसी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को जिम्मा सौंपा है। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव रविवार शाम त्रिपुरा के लिए रवाना हो गए हैं। रवाना होने से पहले मंत्री सिंहदेव ने बताया कि त्रिपुरा में बीजेपी और टीएमसी कांग्रेस के नेताओं को प्रभावित करने की कोशिश में लगे हैं। हम अपने कांग्रेस नेताओं से वहां की मौजूदा समस्या को लेकर चर्चा करेंगे। हमसे जो कुछ बेहतर हो सकेगा करेंगे। मंत्री सिंहदेव ने कहा कि त्रिपुरा के सभी बड़े कांग्रेस नेताओं से चर्चा करने के बाद पार्टी दिल्ली में आलाकमान को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। मंत्री सिंहदेव 3 अगस्त को त्रिपुरा से दिल्ली लौटेंगे, जहां 5 अगस्त तक रुकेंगे। ये जानकारी मिली कि तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के लोग कांग्रेस के लोगों को प्रभावित करने की कोशिश में लगे हैं। तो यथास्थिति की जानकारी लेके और क्या हम लोग सहयोग कर सकते हैं, तो एआईसीसी तरफ से जानकारी आई थी कि अविनाश पांडे जी जा रहे हैं, तो उनके साथ में मेरे को भी कहा गया है कि हुआ। खाद और बीज की कमी को लेकर सदन में हंगामा करने के बाद बीजेपी अब खाद की कमी को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले हुए है और अब बीजेपी किसान मोर्चा और प्रकोष्ठ सहकारिता प्रकोष्ठ के पदाधिकारी प्रदेश के सभी जिलों में सहकारी समितियों का निरीक्षण करके खाद की स्थिति का जायजा लेंगे। खाद बीज के मामले में प्रदेश की जनता को गुमराह किया गया। चावल जिस तरीके से केंद्र सरकार दे रही है उसमें भी राज्य सरकार उसको अपना योजना बताकर प्रचारित कर रही है। ये सारे मामलों को लेकर हम लोग समिति जाएंगे, वहां पे नगाड़ा पीटेंगे और ऐसे लोगों को बेनकाब करेंगे जो प्रदेश की जनता के साथ में कहीं न कहीं छलावा करके अपना प्रचार प्रसार कर रही है और केंद्र सरकार को बदनाम कर रही है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू दिल्ली दौरे पर है। इस दौरान गृह मंत्री ने द्वारका में बन रहे नवा छत्तीसगढ़ सदन के निर्माण कार्यों का जायजा लिया। साथ ही विभागीय अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मंत्री के साथ नई दिल्ली के लोक निर्माण विभाग के अधिकारी आरपी यादव भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि सदन के निर्माण के लिए 43,803 वर्ग फीट जमीन 22 करोड़ 50 लाख में खरीदी गई थी और नए सदन में 10 स्यूट रूम, 67 कमरे, डाइनिंग हॉल, वेटिंग हॉल सहित मीटिंग हॉल और कर्मचारियों के लिए आवासीय टावर का भी निर्माण किया जा रहा है। जीएसटी कलेक्शन करने के मामले में छत्तीसगढ़ देश के कई बड़े राज्यों को पछाड़ चुका है। जुलाई में 2,432 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ है, जो साल 2020 की इसी अवधि से 33% ज्यादा है। जुलाई 2020 में 1,832 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रहण करके राज्य में यहां इकट्ठा हुआ था। जीएसटी कलेक्शन में हुए ये वृद्धि राष्ट्रीय स्तर पर कुल जीएसटी कलेक्शन में हुई 32% वृद्धि से ज्यादा है।
केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में जीएसटी संग्रहण में हुआ ग्रोथ मध्य प्रदेश के 16% है, कर्नाटक के 12%, उत्तर प्रदेश के 18% और बिहार के 21%, पंजाब से 29%, राजस्थान के 12%, पश्चिम बंगाल के 15%, केरल से 27%, आंध्र प्रदेश के 28% की तुलना में ज्यादा है। पत्रकारों के हितों के लिए काम करने वाली मीडिया वेलफेयर सोसाइटी के ऑफिस का आज उद्घाटन किया गया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री अमरजीत भगत, वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा, कांग्रेस नेता सुबोध हरिद्वाल सहित कई वरिष्ठ पत्रकार मौजूद थे। सभी ने सोसाइटी को नए कार्यालय की बधाई दी। सोसाइटी ने इस दौरान वरिष्ठ पत्रकारों का सम्मान भी किया। सोसाइटी के अध्यक्ष स्वदेश शर्मा ने IBC 24 न्यूज चैनल के CEO विवेक पारक को शॉल और श्रीफल से सम्मानित किया। सोसाइटी के अध्यक्ष स्वदेश शर्मा ने इस मौके पर बताया कि पत्रकारों के हितों के लिए लड़ने वाली इस संस्था की शुरुआत साल 2014 में हुई थी। एक लंबे समय तक मध्य प्रदेश में पत्रकारों की आवाज बन चुकी इस संस्था का अब छत्तीसगढ़ में भी विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सोसाइटी हमेशा पत्रकारों के साथ खड़ी रहेगी। मीडिया वेलफेयर सोसाइटी की कोशिश होगी कि पत्रकारों के कठिन समय में उनकी हर संभव मदद की जाए। हुआ 2014 में कोई ना कोई ऐसा संगठन तैयार करना चाहिए ताकि जो सुदूरवर्ती पत्रकार है, जो पत्रकार कभी प्रशासन और शासन के करीब भी नहीं पहुंच पाता, कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, वरिष्ठों के अनुभव का लाभ लेंगे और मध्य प्रदेश की तरह पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में मीडिया वेलफेयर सोसाइटी का गठन करेंगे और अच्छे पत्रकारों को गठन करके पत्रकार हितों के लिए जो भी बन पड़ेगा सरकार से करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। और छत्तीसगढ़ में कल से सरकारी और निजी स्कूलों में 10वीं और 12वीं की कक्षाएं संचालित होंगी। फिलहाल 6वीं, 7वीं, 9वीं और 11वीं की कक्षाएं संचालित नहीं होंगी। वहीं प्राथमिक स्कूल खोलने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत और पालक समिति, तो शहरी क्षेत्रों में पार्षद और पालक समितियों की अनुशंसा जरूरी होगी। और इस दौरान स्कूलों में प्रार्थना सभा नहीं होगी। स्टूडेंट की उपस्थिति अनिवार्य नहीं रखी गई है। मास्क पहनकर छात्रों की उपस्थिति 50% ही रहेगी। स्कूल खुलने के पहले छात्रों की सुरक्षा के मद्देनजर संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने रायपुर पश्चिम के कई सरकारी स्कूल समितियों के सदस्यों और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ क्लासरूम को सैनिटाइज कराया है। वहीं शासकीय और प्राइवेट स्कूलों में टीका लगा चुके शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की जानकारी सूचना पटल पर चस्पा सार्वजनिक करने की भी बात कही है। स्कूल खोलने की तैयारियों को लेकर शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम से बातचीत की हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार ने। और स्कूल 2 तारीख से खुलने वाले हैं, उसको लेकर हमारे शाला समिति के तमाम साथी, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता अलग अलग स्कूलों में जाकर जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ के मैनेजमेंट से बात करके स्कूल को सैनिटाइज करना, वहाँ फॉगिंग मशीन से धुएं की करना और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करना, साफ सफाई का काम को खुद स्वयं हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में महीनों बाद सोमवार से स्कूलों में रौनक लौटने वाली है और इसके लिए पूरी तैयारियां स्कूलों में कर ली गई है। कल से 1ली और 5वीं तक की कक्षाएं लगेंगी। इसी तरीके से 8वीं, 10वीं और 12वीं अर्थात जिसे बोर्ड कहा जा सकता है उसकी कक्षाएं लगेंगी। और इसके लिए राज्य सरकार ने क्या क्या व्यवस्थाएं की है, इस पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम जी है। टेकाम जी, कल से महीनों बाद स्कूल खुल रहे हैं, किस तरीके की तैयारियां की गई हैं, क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? देखिए, हमारे प्रदेश में स्कूल मार्च 2020 से बंद है। अगस्त से 10वीं और 12वीं की कक्षाएं संचालित होगी, इसमें किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है। और बच्चों की 50% उपस्थिति और पालकों की सहमति के साथ इसका संचालन होगा। और ग्रामीण क्षेत्र में जिन जिलों में संक्रमण दर 1% से कम है, वहां पर वहां के निर्वाचित जनप्रतिनिधि, पंचायत में सरपंच, पंच, बीडीसी, पालक के समिति के लोग, ये सब की सहमति से कक्षा 1 से लेकर 5वीं
और 8वीं की कक्षाएं संचालित करेंगे। भी बच्चों को खांसी बुखार या टीचरों को भी अगर खांसी बुखार है तो वो उनको घर में ही रहने का उससे आग्रह किया गया है। सामूहिक कार्यक्रम प्रतिबंधित हैं, तो इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रार्थनाएं सभाएं नहीं होंगी, सीधे स्कूल में वहां पर आएंगे और दूरी बनाकर उसमें बैठेंगे। ऐसा व्यवस्था किया गया है। तो ये थे हमारे साथ शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से राज्य सरकार ने तमाम स्कूलों में इस तरीके की तैयारियां की है। और इससे पहले हमने देखा कि स्कूल खोलने से पहले सारे क्लासरूम को सैनिटाइज किया गया है। उसी तरीके से जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उनको भी कहा गया है कि आप अपने बच्चे को जो है मास्क के साथ भेजिए, और इसी तरीके से कोरोना गाइडलाइन का पालन भी किया जाना अनिवार्य किया गया है। अब देखना होगा कि आगामी समय में किस तरीके से यह तैयारियां जो है स्कूलों में छात्र और टीचर जो है इसका पालन करते हुए नजर आएंगे। कैमरामैन नरेंद्र मार्कंडे के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। रायपुर के खोखोपारा स्कूल की समिति और स्थानीय पार्षद ने स्कूल संचालन से मना कर दिया है। स्थानीय पार्षद जितेंद्र अग्रवाल से शासन से कहा है उन्होंने कि स्कूल बिल्डिंग में कक्षाएं चलाने के लायक नहीं है। स्कूल के शिक्षक ने बताया कि लंबे समय से पत्र लिखने के बावजूद बिल्डिंग बनाने की स्वीकृति नहीं दी जा रही है। शिक्षक से बात की हमारे संवाददाता विनय वर्मा ने। कागजी कार्रवाई बहुत हो चुकी है, लेकिन नहीं बन पा रहा है। अभी शायद 19 महीने में हमारी स्कूल अच्छी तरह से बन के तैयार हो जाती। अब इधर भी जो रूम है हम लोग प्राइमरी स्कूल का लगाएंगे, लेकिन दोनों में बहुत सीपेज आती है, उसमें हम लोग बच्चों को बहुत परेशानी होती है। जो बिल्डिंग है वो बहुत पुरानी है कि उसके अंदर तो बहुत सारे सांप वगैरह भी होंगे, बार बार निकलते हैं। जो काम करने वाले उन लोग भी कई बार देखे हैं। 19 माह बाद छत्तीसगढ़ के स्कूल गुलजार होंगे। सरकार ने 10वीं और 12वीं के लिए आदेश जारी कर दिया है कि छात्र स्कूल आएं और वहां पर पढ़ाई करें, लेकिन खोखोपारा स्कूल की क्या स्थिति है ये आपको दिखा रहे हैं। ये स्कूल जर्जर हो चुका है पूरी तरह से। ये तो गैलरी की स्थिति, कमरों में भी दिखाएंगे क्या हालत है यहाँ पर। ये देखिए कि किस तरह से यहाँ पर स्कूल लगेगा। आप सोचिए, ये सरकार को ऊपर दिखना चाहिए और नीचे ग्राउंड फ्लोर दिखना चाहिए। ये तो रही क्लास हाई सेकेंडरी और हाई स्कूल की बात, लेकिन सरकार ने 3 साल से जब आवेदन जो लिखते लिखते यहाँ के लोग थक गए तो स्कूल को कुशालपुर के पास में शिफ्ट कर दिया गया और वहाँ पर कुशालपुर और खोखोपारा दोनों के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। ये उसके अलावा दूसरी बात, यहाँ पर प्राइमरी स्कूल भी लगता है, उसमें क्या स्थिति है, वहाँ पर पूरी तरह से सीपेज हो रहा है। बताया जा रहा है कि कम से कम ये 30 साल 40 साल पुरानी बिल्डिंग है, लेकिन अब जर्जर हो चुकी है। लेकिन ये सवाल सरकार से बार बार पूछ रहे हैं कि आखिर बार बार चिट्ठी लिखने के बाद भी सरकार इस पर निर्णय क्यों नहीं पहुंच कर पा रही है। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ विनय वर्मा, IBC 24 रायपुर। धमतरी के नगरी क्षेत्र में नक्सलियों ने एक व्यक्ति को मुखबिरी के शक में मौत के घाट उतार दिया। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर SP सहित नगरी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। जानकारी के मुताबिक बीती रात चंदन बहारा के रहने वाले केशर सूरी को 10 से 15 नक्सली घर से उठाकर ले गए, जिसका शव अगले दिन कुछ दूर पर मिला। हालांकि पुलिस मुखबिरी के शक में हत्या होने की बात से इनकार कर रही है। गौरतलब है कि इस साल मुखबिरी के शक में नक्सलियों ने जिले में अब तक 7 लोगों की हत्या कर दी है। हम लोग गरियाबंद पुलिस के भी संपर्क में हैं और उनको भी क्योंकि जाने का बुधरी से आने का बुधरी से ऐसा लग रहा है, तो वहाँ से भी हम लोगों ने संपर्क किया है, वहाँ पर भी हमने सूचना दिया है और हमारी जो गश्त पेट्रोलिंग लगातार जारी रहेगी। कोरबा में सहकारी समितियों के कर्मचारियों के हड़ताल से जिले में खाद की आपूर्ति समय से नहीं हो पा रही है, जिससे किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 266 रुपए बोरी में सहकारी समितियों में मिलने वाली यूरिया खाद बाजार में दोगुनी से ज्यादा कीमत में मिल रहा है। हड़ताल से किसानों को KCC लोन मिलना भी बंद हो गया है। आपको बता दें कि अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर 2058 सहकारी समितियों के करीब 11,000 कर्मचारी 24 जुलाई से हड़ताल पर हैं। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कोरबा की और भाटापारा की।
जहां प्रदर्शन हुआ है। कोरोना के बाद रायपुर डेंगू हॉटस्पॉट बना हुआ है। डेंगू का रामनगर इलाके में जून जुलाई में ही 40 से ज्यादा डेंगू के मरीज मिले हैं। डेंगू में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र जोन 7 का रामनगर है। इसके अलावा लक्ष्मण नगर, कर्मा चौक, छोटापारा, बड़ा रामनगर और रामकुंड के इलाके भी डेंगू से प्रभावित हैं। बड़ी संख्या में मरीज सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू को लेकर दिशा निर्देश जारी करने के साथ ही लोगों की जांच भी शुरू कर दी है। स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों में कैंप लगाकर मरीजों की जांच की जा रही है। और पति की मौत के बाद मध्य प्रदेश की शिक्षिका ने छत्तीसगढ़ में ट्रांसफर लेने की मांग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से की है। जशपुर जिले के पत्थल गांव की मुनिया भगत मध्य प्रदेश के शिवपुरी में प्राथमिक शाला में शिक्षिका के तौर पर कार्यरत है। पिछले दिनों उनके पति और बेटी की मौत हो गई, जिसके बाद अब शिक्षिका वापस छत्तीसगढ़ आना चाहती है। इसके लिए उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार को आवेदन दिया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ से एनओसी मांगी गई है, लिहाजा अब शिक्षिका एनओसी के लिए शिक्षा मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक गुहार लगा रही है। मुनिया भगत है और मैं छत्तीसगढ़ जशपुर जिले की बेटी हूँ। मैं मध्य प्रदेश शिवपुरी जिले में प्राथमिक शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। कोरोना काल में मेरी बड़ी बेटी और पति की मृत्यु हो गई। अब मैं और मेरी 6 साल की बेटी मध्य प्रदेश में अकेले फंसे हैं। और बलौदाबाजार के पौष इलाके में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बीती रात पटवारी और वकील के घरों से चोर लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण और नगद लेकर फरार हो गए। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सिटी कोतवाली थाना प्रभारी के मुताबिक मंगलम कॉलोनी, जिसमें 2 घरों में चोरी की शिकायत मिली, जिसमें एक बलौदाबाजार के पटवारी और एक अधिवक्ता है। पटवारी विनय कुमार डहरवार के घर से 4 लाख, तो वहीं अधिवक्ता किशोर गावस्कर के घर से 1.5 लाख के सोने चांदी समेत नकदी की चोरी हुई है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश की जा रही है। और मैनपाट में 10 सदस्यीय हाथियों के दल का उत्पात जारी है। भोजन की तलाश में हाथी ग्रामीणों के मकानों को तोड़कर घरों में रखे अनाज को भी चट कर जा रहे हैं। हाथियों के दल ने फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है। हाथियों के दल ने इलाके में 9 मकानों को तोड़ दिया है। हाल ही में 3 ग्रामीण हाथियों के हमले से अपनी जान गंवा चुके हैं। कटघोरा वनमंडल पसान परिक्षेत्र के खोंडरी ग्राम में वन विभाग ने हाथियों को सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया है। गांव में इस कार्यक्रम में वन विभाग और ग्रामीणों को हाथियों को भगाने और बचने के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। लगातार वहाँ हाथी है जो धर्मजागढ़ और मैनपाट के क्षेत्र में सक्रिय है। विभाग और हमारे जो पंचायत के मैदानी कर्मचारी हैं लगातार लोगों को सजग कर रहे हैं, लेकिन इसमें लोगों को और सजग और एहतियात बरतने की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा हम लोगों को और उनको समझाइश देना होगा। और भारतीय जनता युवा मोर्चा सहित अन्य मोर्चा प्रकोष्ठों में बची हुई नियुक्तियों को लेकर भाजपा प्रदेश प्रभारी के अंतिम अल्टीमेटम के 4 दिन बचे हैं। अब तक युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी, 3 जिला कार्यकारिणी और 50 से अधिक मंडलों में नियुक्ति नहीं हो पाई है। प्रदेश कार्यकारिणी में 2 उपाध्यक्ष, 1 महामंत्री, दुर्ग, भिलाई और राजनांदगांव की जिला कार्यकारिणी की नियुक्ति अब तक बची हुई है। प्रदेश प्रभारियों के सख्त निर्देश के बाद संगठन ने इन नियुक्तियों को लेकर बड़े नेताओं की सहमति बनाने के लिए संगठन के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी है। इसके तहत बीजेवाईएम के प्रदेश प्रभारी अनुराग सिंह देव को दुर्ग और भिलाई और सह प्रभारी ओपी चौधरी को राजनांदगांव जिला कार्यकारिणी बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। मगर इन जिलों के वरिष्ठ नेताओं की आपसी सहमति नहीं बन पा रही है। ऐसे में अल्टीमेटम की तारीख तक बची नियुक्तियां होने की उम्मीद नहीं है। जो 2 उपाध्यक्ष और मंत्री बचे हैं वो भी नाम तय हो चुके हैं, वो भी जल्द से ही घोषणा कर ली जाएगी। और दुर्ग और भिलाई के लिए सम्मानीय अनुराग सिंह देव जी को प्रभारी हमने बनाया है और ओपी चौधरी जी को
राजनांदगांव जिले की कार्य समिति और मंडल की कार्य समिति को घोषित करवाने के लिए उनको प्रभारी के रूप में बनाए हैं। 1-2 दिन पहले हम पूरी कार्य समिति घोषित करवा लेंगे। सरगुजा संभाग में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आलम यह है कि बारिश ने जहां 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, संभाग का सबसे बड़ा डैम घुनघुट्टा जो कि लबालब हो चुका है। यही कारण है कि कई सालों बाद डैम के 5 गेट खोले गए हैं। डैम के गेट खोलने से पहले प्रभावित इलाकों में लोगों को अलर्ट किया गया। पेंड्रा इलाके में भी पिछले 12 दिनों से हो रही तेज बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। इलाके में बहने वाली सोन, बमनी, पूटा और अरपा नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। तो छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले मैनपाट में बीते 3 दिनों से तेज बारिश हो रही है। तेज बारिश से मैनपाट इलाके में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे यहां का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत हो गया है। मैनपाट में अच्छी बारिश से टाइगर पॉइंट वाटरफॉल का नज़ारा भी देखने लायक है। प्रकृति की सुंदर वादियों के बीच बसा मैनपाट कोहरे की चादर से ढककर और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। और छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के मैनपाट में 10 सदस्यीय हाथियों का दल बीते 8 महीनों से लगातार रिहायशी इलाकों में उत्पात मचा रहा है। वहीं अब तक 90 से अधिक मकानों को हाथियों का दल तोड़ चुका है, जिससे ग्रामीणों में हाथी का डर लगातार बना हुआ है। आपको बता दें कि बीती रात 10 सदस्यीय हाथियों के दल ने मैनपाट के डांड केसरा में 10 से 12 ग्रामीणों के मकानों को तोड़ दिया था, जिससे वो बेघर हो गए थे। वहीं भारी बरसात के बीच ग्रामीण रतजगा करने के कारण काफी बीमार भी हो गए थे। IBC 24 पर हाथियों के उत्पात की खबर दिखाए जाने के बाद लुंड्रा विधायक डॉक्टर प्रीतम राम मैनपाट के हाथी प्रभावित क्षेत्र पहुंचे, जहां हाथी पीड़ितों से बातचीत की और बीमार ग्रामीणों का इलाज करवाया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।